हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे जेनसोल इंजीनियरिंग की। आप देखोगे कि ये स्टॉक कंटिन्यूस से भी ट्रेंडिंग में है। आप देखोगे यहाँ पे कंटिन्यूस लोअर सर्किट्स पिछले कुछ दिनों से लगे थे, जो लास्ट डे खुला था, और अभी भी लगने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। स्टॉक का प्राइस जो है 75% से ज़्यादा करेक्ट हो चुका है ऑलरेडी हाई से। अब देखोगे इसका 1350 का हाई था, 1400 के अराउंड, और अभी इसका जो प्राइस है 300 का लो बना चुका है कल। और अभी जो है यहाँ पे कोई भी, आप यदि उम्मीद में ले रहे हैं कि यहाँ पे कुछ रिकवरी का चांस है, तो वो नहीं है, क्योंकि उसके कुछ रीजंस हैं। वो मैं आपको अभी बताता हूँ। और स्टॉक का इतना बुरा हाल क्यों हुआ है कि आप देखेंगे कि एक महीने में स्टॉक का प्राइस 60% से ज़्यादा गिरा हुआ है। आप सोचिए इसमें कितना ज़्यादा पैसा लोगों का गया है। आपने यदि 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता, तो आपका 60,000 रुपये खाली एक महीने में चला गया। तो मार्केट में करेक्शन आया है हेविली, बट उसकी वजह से ये करेक्ट इतना ज़्यादा नहीं हुआ है। इसके कुछ कॉरपोरेट गवर्नमेंट के इश्यूज थे, फ्रॉड्स थे, जिनकी वजह से ये गया। अभी जो है लेटेस्ट फॉल इसका आया था, वो आया था इसकी केयर ने इसकी रेटिंग्स को डाउनग्रेड देकर डी रेटिंग किया था। डी मतलब होता है डिफ़ॉल्ट। जनरली क्या होता है कि जो रेटिंग एजेंसीज होती हैं, वो नो ड्यूज सर्टिफिकेट मांगती हैं कंपनीज से हर महीने, कि आपके पास कोई जो है इनका नो ड्यूज चाहिए हर कंपनी से उनको हर महीने के एंड में। सो इन लोगों ने क्या किया कि फाल्सिफिकेशन किया। इनके पास ड्यूज थे, मतलब इन लोगों ने डिफ़ॉल्ट किया, बट उनको इन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स दिए कि इनके पास लोन नहीं है, डिफ़ॉल्ट नहीं है। तो जब से डिफ़ॉल्ट का न्यूज़ आया, उसके बाद से इसका स्टॉक कंटिन्यूस लोअर सर्किट लगा रहे हैं, और 40% से ज़्यादा फॉल वहाँ से अभी तक हो चुका है। तो आइए समझते हैं इस कंडीशन पे जेनसोल इंजीनियरिंग पहुँचा कैसे है। आप देखेंगे पहले जेनसोल इंजीनियरिंग काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग स्टॉक था। ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, हर जगह आप देखेंगे तो इसका बस चल रहा था, क्योंकि बुल मार्केट में आप देखेंगे कि इसका प्राइस अब आईपीओ से लेके अराउंड यहाँ पे 1 साल के पास, 1 साल से भी काफ़ी कम टाइम में आप देखोगे कि इसका जो है 200% का गेन मिला था। 200% से भी ज़्यादा का गेन एक बहुत शॉर्ट टाइम में मिला था। और उस टाइम पे ये हो रहा था कि सारी जो ईवी से रिलेटेड कंपनीज हैं, उनके स्टॉक्स ऊपर जा रहे थे और काफ़ी नेचुरल थे। बट बाकी के जो स्टॉक्स हैं वो इतने ज़्यादा नहीं गिरे हैं, क्योंकि ये कंपनी के जो डायरेक्टर हैं मिस्टर अनमोल सिंह जग्गी, यहाँ पे आप कह लीजिए कि इन लोगों ने आपके साथ सीधा सीधा फ्रॉड किया है। मैं तो अभी उतना बड़ा नहीं हूँ कि मुझे थोड़ी क्रिप्टिक लैंग्वेज यूज़ करना पड़े, सो आई विल से कि दिस पर्सन इज़ फ्रॉड, अनमोल सिंह जग्गी। क्योंकि समझते हैं कैसे। तो क्या हुआ कि इनका स्टार्टिंग था, जो रेड फ्लैग्स थे वो स्टार्ट होना काफ़ी पहले से स्टार्ट हो गया था। ध्यान आपने नहीं दिया होगा, एक पोस्ट मैंने देखी थी। तो इन्होंने क्या किया कि अकाउंटिंग की जो पॉलिसी है उनको चेंज किया, और एग्रेसिव उससे ना उनकी अकाउंटिंग एग्रेसिव हुई, और इससे रिवेन्यू और पेट में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज दिखा। क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि दूसरी चीज़ के जो है जग ये प्रमोटर इनके मन में इस कंपनी के लिए चोर था, क्योंकि इन्होंने क्या किया कि जो इनका एक और वेंचर है ब्लू स्मार्ट, आपने नाम सुना होगा। ब्लू स्मार्ट काफ़ी बड़ी कंपनी है, टाटा ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, और काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग ये था। ब्लू स्मार्ट काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है, और अभी भी काफ़ी, एक्चुअली मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छी कंपनी है, लोगों की काफ़ी हेल्प कर रही है। और जो है कंट्रोल्ड कैब सिस्टम है, लाइक ओला उबेर में क्या होता है कि ड्राइवर के ऊपर कोई कंट्रोल आपका नहीं होता है। इसमें क्या था कि सारा ही जो था इन्हीं का था। तो तो इन्होंने क्या किया कि कुछ कंपनी की जो बाइंग थी वो इन्होंने करी इससे, जेनसोल इंजीनियरिंग से, और उनको लीज कर दिया इन्होंने ब्लू स्मार्ट को। सो इससे क्या हुआ कि जो जेनसोल थी वो असेट हैवी हो गई। उनकी जो डेट बुक में आप देखोगे तो इसका 300 करोड़ का अराउंड तो खाली इनका जो कैप्स हैं, 600 करोड़ का अराउंड खाली कैप्स का डेट है, और बाकी के जो अलग हैं। तो इससे क्या हुआ कि ब्लू स्मार्ट असेट लाइट हो गई, और ये जो होगा असेट हैवी हो गया। तो इन्होंने अकाउंटिंग से रिलेटेड चीज़ें करी, जो एक रेड फ्लैग था अपने आप में। फिर इन्होंने क्या किया, बहुत सारी चीज़ें करी। अब जैसे जब इनका क्रिसिल ये केयर का रेटिंग आया, और इसको डी में इन्होंने कर दिया, डिफ़ॉल्ट में इन्होंने उसको रेट किया। उसके बाद इन्होंने सीएफओ को रिज़ाइन करवा दिया। इसमें ना पिछले 2-3 क्वार्टर में आप देखोगे कंटिन्यूस, लाइक 6 महीने पहले, 1 साल पहले कंटिन्यूस सीएफओ चेंज हो रहे हैं। तो जनरली क्या होता है कि सीएफओ एक स्केपगोट होता है।
आप कंपनी में फ्रॉड कर रहे हो और सीएफओ को लग रहा है कि ना उसके ऊपर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ऐसे केस में क्या होता है, सीएफओ उसको रिजाइन कर देगा कंपनी को कि यार आई डू नॉट वांट टू वर्क हियर। या फिर कुछ हो रहा है तो वो सीएफओ को रिजाइन करवा के उसके ऊपर ढोल सकते हैं कि ये पिछले सीएफओ की गलती थी, हमें उसका नहीं पता था। तो अब जैसे ही इनके ऊपर ये केएनएन की रेटिंग डाउन करी और इनको मार्केट को पता चला, तो इन्होंने सबसे पहले सीएफओ को निकाल के जो पुराना सीएफओ था जो कभी से इनके साथ काम कर रहा था उनको ही वापस लेके आए। तो सीएफओ यदि किसी कंपनी में इतने फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहे हैं तो देट इज़ अ बिग रेड फ्लैग इन अपने आप में ही। फिर इन्होंने क्या किया कि फिर एक तीसरा वेंचर स्टार्ट किया ईवी थ्री व्हीलर का। आप देखोगे यहाँ पे तो जेंसोल इंजीनियरिंग ने एक 300 करोड़ रुपए का कैपेक्स किया, 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा का भी कैपेक्स किया एक न्यू फैसिलिटी इंस्टॉल करने में। मतलब पुणे में इन्होंने एक फैसिलिटी बनाई प्रोडक्शन की, और इनका था कि एक थ्री व्हीलर जो है बनाना है। और इसकी भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ये दी कि फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी है और काफ़ी हेल्प करेगा, 200 किलोमीटर की रेंज है, बहुत सस्ता रहेगा और काफ़ी ज़्यादा सेल हो जाएगी। और एक्चुअली में अभी तक ये प्रोडक्ट लॉन्च ही नहीं हो पाया, पिछले इन्होंने 3 या 4 बार इसकी जो लॉन्चिंग डेट्स हैं वो चेंज करी हैं। और हमेशा इनका ऐसा है कि ये हमेशा ना गाइडेंस आपको बहुत ज़्यादा देंगे। इसका जो प्रमोटर है ना, उनको फेंकने की बहुत बड़ी आदत है, वो आपको कभी भी रियलाइज़ नहीं होने देंगे। जैसे अभी परसों के दिन ये सब होने के बाद वो टीवी पे आए, तो टीवी पे आके उन्होंने बोला कि हमारे पास कंपनी ना अपनी जो है डेट सर्विसिंग वो नहीं कर पा रही है, अपनी जो ऑब्लिगेशंस हैं पेमेंट की बोरोवर्स को, वो उनका पे नहीं कर पा रहे हैं, वर्किंग कैपिटल जो है उनके पास नहीं है। और उन्होंने वहाँ पे भी आके दिया कि हम लोग ओपन मार्केट से परचेज करेंगे। और अगले दिन उन्होंने क्या किया, मार्केट में डंप कर दिए 8 लाख शेयर, 9 लाख शेयर उन्होंने मार्केट में डंप कर दिए। एक दिन पहले उन्होंने बोला टीवी न्यूज़ में उसमें कि हम लोग बाई करने वाले ओपन से। और इन्होंने इससे भी बड़ा क्या किया था कि 800 रुपये के अराउंड इन्होंने वारंट्स इशू किए थे, लाइक थोड़ा 24 में इन्होंने वारंट्स इशू किए थे। और प्रमोटर ने उसमें 25% वारंट्स हैं सब्सक्राइब किए थे। तो जो लोग नहीं जानते हैं वारंट्स क्या होते हैं, तो स्टॉक मार्केट में जब कंपनी को फंड रेज करना होता है तो आईपीओ के बाद कंपनी के पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, जिनमें एक होता है प्रीफरेंशियल इशू, जिसमें आप स्टॉक आपके जो स्टॉक्स हैं आप नए स्टॉक्स निकाल के किसी को प्रीफरेंशियल बेसिस पर अलॉट करते हो। तो उसमें आपको उनको एक्स्ट्रा डिविडेंड देना होता है और वो प्रीफरेंशियल होते हैं, आपको बाकी जो शेयर होल्डर्स हैं उनसे ज़्यादा प्रेफरेंस उनको देना होता है। दूसरा होता है कि आप ये भी प्रेफरेंशियल इशू जैसे ही होता है, बट इसमें क्या होता है कि आपको पैसा पूरा एक साथ नहीं मिलता। जैसे 25% खाली इन्वेस्टर को देना होता है। जैसे मुझे आपके 1 लाख रुपए के शेयर खरीदने हैं तो मुझे आपको खाली 25,000 रुपये अभी देने पड़ेंगे, बाकी का पैसा है आपको मैं जो भी टर्म होती है 2 साल 3 साल उसके बाद दे सकता हूँ। तो कंपनी के प्रमोटर ने कंपनी के वारंट्स बाई किए 800 के, 850 कुछ ऐसा रेट है वहाँ पे। तो वो यदि वारंट्स को सब्सक्राइब करते हैं, अभी 75% पैसा हो देते हैं, तो ये जो पैसा है ये कंपनी के पास जाएगा। और यदि कंपनी का जो प्रमोटर है वो ओपन मार्केट से बाय करता है तो उससे उसको कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि कंपनी को अभी ना पैसे की रिक्वायरमेंट है। आप यदि आप यदि कंपनी के प्रमोटर है, आपको पता है कि आपकी यदि कंपनी अच्छा करेगी तो ऑटोमेटिक आपका शेयर का प्राइस इंक्रीज होगा। एक अच्छा प्रमोटर कभी भी शेयर प्राइस को ध्यान नहीं देता, जबकि यहाँ पे अपने जग्गी जी हैं, इनका उद्देश्य सिर्फ शेयर प्राइस को ऊपर नीचे करना था। इसके लिए इन्होंने महादेव बेटिंग ऐप से, अभी आप देखोगे कि कंपनी के जो इन्वेस्टर्स हैं इसमें आपको गवर्नमेंट में आप देखोगे यहाँ पे जाके, तो गवर्नमेंट में ईडी इन्फॉर्मेशन डायरेक्टर रायपुर, ईडी ने यहाँ पे 1.37% इनका स्टॉक जो है ये किसी से इन्होंने लिया हुआ है। मतलब एक बंदा था जो फ्रॉड कर रहा था, महादेव बेटिंग में इन्वॉल्व था। उसने कुछ कंपनियों में, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे लिस्ट में, तो 8 से 10 कंपनियां थी जो काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे भाग रही थी, जैसे बालू फोर्ज, ओके प्ले इंडिया, पैरामाउंट, प्रीतिका, सर्वोटेक। इन सब में इन्होंने पैसा लगाया था और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इनकी पंपिंग करी। आप देखो कि सारे ही स्टॉक्स ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया था। तो मैं ये नहीं मानता कि जो प्रमोटर है उनको पता नहीं था इनके बारे में, ऑब्वियसली उनकी कुछ डील होगी इसमें। तो ये जो पैसा है ये इन्होंने लॉन्डर किया था वहाँ पे। तो कंपनी का जो प्रमोटर है उसका उद्देश्य ही सिर्फ शेयर्स की प्राइस को बढ़ाना था। जनरली एक जो अच्छा स्टॉक, अच्छा प्रमोटर होता है वो शेयर्स की प्राइस से उसको लेना देना नहीं होता, क्योंकि प्रमोटर का काम है बिजनेस संभालना, शेयर्स का देखना होता है इन्वेस्टर्स का काम। तो अब इन्होंने फिर और चीज़ें करी कि जैसे सेबी का जो रूल होता है काउंटर ट्रेडिंग का,
कि जनरली क्या होता है कि आप जैसे सोचो कि एक प्रमोटर है, उसने आज बाय कर लिया, तो मार्केट को ना उसमें कॉन्फिडेंस होता है कि यदि प्रमोटर पता है तो प्रमोटर को कंपनी का सबसे ज़्यादा पता होता है। और आज वो बाय करके यदि उसने प्राइस उसका मान लीजिए 15 दिन में स्टॉक का ऊपर आया और उन्होंने उसको फिर बेच दिया, तो ये तो फिर इन्वेस्टर के साथ फ्रॉड हो जाएगा ना। तो इसलिए सेबी का एक रूल है काउंटर ट्रेडिंग का कि आपने यदि जैसे बाय या सेल कुछ भी कर रहे हो आपके स्टॉक्स, तो आप 6 महीने के अंदर उसका अपोजिट ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। इन्होंने उसको वॉयलेट किया। इन्होंने सितंबर में 2 लाख शेयर्स बाय किए थे कंपनी के, सिर्फ दिखाने के लिए कि प्रमोटर बाय कर रहा है और इनका प्राइस उस टाइम पे गिर रहा था तो थोड़ा संभल जाए इस चक्कर में। और आप यहाँ पे देखेंगे तो उसका जो था थोड़ा रिजल्ट देखने भी मिला था, ये यहीं की कहीं की बात है। तो 700 रुपये, 800 900 रुपये तक इस प्राइस गया था। अब इन्होंने फरवरी में वापस से 8 लाख शेयर्स उनके सेल कर दिए। इससे पहले ये 8 लाख के पहले भी उन्होंने 2.5 लाख शेयर्स सेल किए थे। तो ये भी उन्होंने ब्रीच किया है, अभी सेबी इन पे एक्शन लेगी जल्द ही। सो इस स्टॉक में ना एंट्री बनाने की बिल्कुल भी जल्दी ना करें, क्योंकि ना इसकी नैया पूरी डूबने वाली है। जब तक कंपनी का प्रमोटर है सही से बात नहीं करते, और सारी मतलब कंपनी के पास से भी बोल रहे हैं, कंपनी के 7,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। तो बेसिकली तो मुझे लगता है ऑर्डर बुक यदि है, इनके पास ऑर्डर्स हैं और ये बोल रहे हैं कि हमारे पास ना लिक्विडिटी मिसमैच है। तो लिक्विडिटी मिसमैच होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास पैसा है, आपका एक क्लाइंट है जो आपको पैसा देने वाला है, और वो पैसा बस अभी नहीं दे रहे हो, और आपको जो आपने बोरोइंग्स ले रखी है, आपने बैंक से पैसा ले रखा है, उसको आपको अभी देना है। तो ये जो बीच का होता है इसको बोलते हैं लिक्विडिटी मिसमैच। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मुझे जहाँ तक लगता है। तो इनके जो क्लाइंट्स हैं, ऑर्डर बुक है मुझे लगता है फर्जी है। और यदि हो भी ना इनकी जेन्युइन ऑर्डर बुक, तो इनको पैसा चाहिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने के लिए, जो इनके पास अभी नहीं है। तो अब प्रमोटर के पास यहाँ पे ऑप्शंस बचते हैं कि आप यदि किसी को आपका जो स्टेक है वो किसी बड़े इन्वेस्टर को या किसी को सेल करिए। आप ऑफ द मार्केट डील करो, आप सारी चीज़ें समझो समझाओ। एक बड़ा पर्सन जैसे अडानी को या किसी को उन्होंने स्टेक सेल किया, तो पैसा इनके पास वहाँ से आएगा। अभी जो कंपनी का बोलना है कि 300 करोड़ रुपए की जो इनके लोन्स हैं, जो कार्स के लिए इन्होंने लिए थे, व्हीकल्स के लिए, तो ये व्हीकल्स वापस करके वो लोन चुका देंगे, तो उसका इनको डेट का कम हो जाएगा। और एक सब्सिडरी है इनकी, जो ये 300 करोड़ रुपए में किसी को बेच रहे हैं, तो वो पैसे इनके पास हार्ड कैसे आएगा, लाइक कंपनी में इन्फ्यूज़ होगा, तो देट वुड हेल्प देम। बट अभी फिर वही बात है कि आप भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखेंगे तो फरवरी की इनकी कॉन्फ्रेंस है। यहाँ पे इन्होंने गाइडलाइंस में बोला था कि हम लोग नेट डेट फ्री होना चाह रहे हैं अगले 6 महीने में। कॉन्फ्रेंस आप देखेंगे 13 फरवरी का कॉन्फ्रेंस है, और यहाँ पे इन्होंने बोला था कि 6 महीने में हम लोग डेट फ्री होने का सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। और अब देखोगे कि जो डिफ़ॉल्ट है कंपनी का, कंपनी ने जो पेमेंट था इनका, ईएमआई सर्विसिंग थी, वो इनका डिफ़ॉल्ट फरवरी में ही आया था। मतलब कंपनी को पता था कि हम डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, और आप प्रमोटर का लेवल देखिए झूठ बोलने का, कि वो कॉन्फ्रेंस में जाके बोल रहे हैं कि हम लोग ने डेट फ्री होने का प्लान कर रहे हैं 6 महीने में। तो दिस इज मेजर रेड फ्लैग about this company and about this promoter. So that's all. या और कुछ हो अपन तो बात करेंगे बाद में। सो बेसिकली अभी जो इसका रहेगा कि आप इसको ना बाय करने के लिए बिल्कुल भी मत सोचिए। आपके पास यदि पोजीशन है, तो यदि रिकवरी मार के 400 450 तक कैसे आता है, तो यहाँ पे आप एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि ना मार्केट में बहुत सारी कंपनीज़ हैं, अच्छी कंपनीज़ है, जो बहुत कम अभी जो वैल्यूएशन पे मिल रही हैं। तो हमको इतना टेंशन लेके और इतना फ्रॉड कंपनी में क्यों जाना है। थैंक यू गैस।